साथियों, 5 बजे तक का ये हॉल बुक था। हॉल वाले से हमने बात करके 6 बजे करवा दिया है। तो हॉल वाले की जो व्यवस्थापक है उनका पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। कुछ बातें कहने का मौका उन्होंने हमें दिया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो मुसलमान के द्वारा रीजनल तंजीमें जो देश में है, बहुत सारी रीजनल तंजीमें हैं, उनको मुसलमानों के द्वारा कांग्रेस के या बीजेपी के विरोध में साथ सहयोग देते हुए और वो बैकवर्ड क्लासेस की तंजीमें है, ऐसा भी कहा जाता है कि मुसलमानों ने उनको साथ दिया। मगर जो गैर-बरादरी का निज़ाम बनाए रखने वाले लोग हैं, उनकी तंजीमें राष्ट्रीय स्तर की है। तो राष्ट्रीय स्तर की तंजीमों को रीजनल लेवल से आप कैसा विरोध कर सकते हैं? हमारे कुछ मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि हमने फला जो स्टेट के संगठन को हमने साथ दिया, उसको साथ दिया, उसको साथ दिया। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, ये बात तो सही कह रहे हैं कि आपने दिया, तो उसमें दो कमियां हैं। एक तो वो रीजनल फोर्स है, जो नेशनल फोर्स जो ब्राह्मणवादियों का है, उसका वो विरोध करने के लिए सक्षम नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए आप सही तरीके से सोच नहीं रहे, सही तरीके से नहीं सोच रहे। दूसरा है, एक तो रीजनल फोर्स से साथ सहयोग करने से आप राष्ट्रीय स्तर के जो फोर्स है मनोवादियों का, उनका आप मुकम्मल मुकाबला नहीं कर सकते। एक तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि यदि आप रीजनल फोर्स को साथ देने से ये साध्य करते होते तो ये साथ आपका मामला हल हो गया होता। ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसलिए ये लड़ाई राष्ट्रीय स्तर की जो तंजीम होगी और जो रीजनल फोर्सेस को आपने साथ सहयोग दिया, वो उसमें और एक दूसरी कमी है। वो दूसरी कमी क्या है? वो रीजनल फोर्स की जो कमी, रीजनल फोर्स है, उसका आइडियल गांधी जी है। उसका आइडियल गांधी जी है जो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है। अंसारी समझ में ना? तो आपको तो पता है कि उसका जो आइडियल है वो गांधी जी है जो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है। तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने वाले गांधी जी का आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली समर्थन करते हैं, इससे भी मामला हल नहीं होने वाला। इसलिए मुस्लिम्स लोगों को मैं ये सलाह देने के लिए कह रहा हूँ कि आपको तंजीम राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए और वो तंजीम ऐसे आइडियल वालों की नहीं होनी चाहिए जो वर्ण सिस्टम का समर्थन करते हैं। वो ऐसे व्यवस्था का आप समर्थन करेंगे तो आप उस जाल में उलझ जाओगे, फंस जाओगे। तो आपको ऐसे तंजीमों का संगठन समर्थन करना चाहिए जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सके, जो भारत के संविधान के प्रियम्बल में है। कोई नई बात तो हम कह नहीं रहे। अभी मेरे पास में मैसेज आया, पुलिस वालों का मैसेज आया कि आप लोग राजनीतिक भाषण कर रहे हैं। मुझे तो पुलिस वालों के दिमाग पर दया आती है।
भारत के संविधान में राजनीति में पर भाषण नहीं कर सकते, कहाँ लिखा हुआ है? अभी माने है क्या लिखा हुआ? है कहीं तो लिखा हुआ नहीं है। तो कौन लोग उनको बता रहे हैं अरे लोग राजनीतिक भाषण कर रहे हैं? मैं तो डेली राजनीतिक भाषण करता हूं। किसी भी विषय पर भाषण करने के लिए आर्टिकल 19 में जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार के तरह के ये सामान्य अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन है आर्टिकल 32 के तहत। पढ़ लेना। मैं भारत सरकार को और राज्य सरकार को अनुरोध करता हूं कि पुलिस वालों का ट्रेनिंग शुरू करें। ट्रेनिंग में क्लास लेने की ज़रूरत पड़े तो मैं मुफ्त में आपको पुलिस वालों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूं कि संविधान के तहत आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का अधिकार दिया गया है, तो लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए। बड़े बड़े फसादात करवाने वाले, भाषण करने वाले लोगों को पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, ऐसे रिकॉर्ड है। तो मैं बड़ी हैरानी होती है मुझे, और ऐसी विचार करने वाले पुलिस अथॉरिटी में लोग हैं, ये बड़ी दुख की बात है। और उन लोगों को संविधान के तहत आर्टिकल 19 के तहत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन लोगों को रोकने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया हुआ है आर्टिकल 32 है। भाई हाई कोर्ट के लॉयर हो ना, है बराबर बोल रहा हूँ ना? ये देखो हाई कोर्ट के लॉयर बैठा हुआ है और आर्टिकल 32 के तहत प्रोटेक्शन है ना। तो ये बात जो है पुलिस वालों को निश्चित रूप से समझना चाहिए कि ये हमारे मौलिक अधिकार है भाई, किसी के बाप दादा का दिखा हुआ नहीं है। मैं तो बगैर पुलिस परमिशन के कार्यक्रम किया और कहा कि मेरे को अरेस्ट करो। तो फिर पुलिस वालों ने सोचा कि वामन मेश्राम को अरेस्ट करेंगे तो अरेस्ट करने की वजह से तो गांधी जी महान हो गए थे, वामन मेश्राम भी महान हो जाएगा। तो उन्होंने भी आपको अरेस्ट कैसा करें? मैंने कहा एक बार तो गुजरात में अरेस्ट कर लिया था, तो रात भर में तो सारे देश के पुलिस चौकी के पास लोग इकट्ठा हुए थे। तो वहाँ के पुलिस वालों ने आकर मुझे बताया अरे तो आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। मैं आपको क्या, गांधी जी अकेले होना चाहिए क्या पॉपुलर? मुझे नहीं होना चाहिए है? गांधी जी ने अकेले ने ठेका ले रखा है कि वो पॉपुलर हो जाए और हम ना होए। तो हमारी जो तंजीम है जिसका ये कार्यक्रम हो रहा अंतर्गत, ये 625 जिलों में चल रहा है भाई। अगर एक किसी जिले में या एक किसी एरिया में अगर पुलिस वालों ने हमको परमिशन नहीं दिया थोड़ी देर के लिए, तो मैं फौरी ऐलान कर देता हूँ कि ये दिल्ली बंद कर दो। तो एक जिले में कार्यक्रम होने के बजाय सारे दिल्ली में हो जाता है। तो जो लोग पाबंदी लगाने की बातें करते हैं उनको बात समझदारी नहीं है, क्योंकि पाबंदी लगाएंगे तो अब ज्यादा ताकत से करेंगे। देखो मैं चेतावनी के स्वरूप में बात कर रहा हूं। अगर कोई हमारे आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, अगर कोई लगाने की कोशिश करे तो हम राष्ट्रीय स्तर पर उसका मुकाबला करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करेंगे, नेशनल लेवल पर कार्रवाई करेंगे। मैं इस तरह की बातें बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूं। मैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम करता हूं। अगर हमारे किसी कार्यकर्ता ने लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन नहीं किया तो मैंने कुछ लोगों को पुलिस के हैंडओवर कर दिया। मेरा रिकॉर्ड है। ये मेरे अपने संगठन के लोगों ने अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया तो मैंने उन कार्यकर्ताओं को पुलिस के हैंडओवर कर दिया। मैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात जानता हूं, समझता हूं क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कानून और व्यवस्था बनाए रखना एक नागरिक होने की वजह से हमारा कर्तव्य है और ये हम करते हैं। मगर हमारे मौलिक अधिकारों को रुकावट डालने का काम कोई करेगा तो वो भी बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए कई जगह जब हम लोगों को पुलिस वालों ने ऐसा करने की कोशिश की तो हमने भारत बंद से जवाब दिया, तो उनको पता चला कि ये तो ज़्यादा नुकसान हो गया है। सोचना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हसन खान मेवाती का एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर।
दिया ना? हाँ, दिया कि नहीं? कि उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, बहुत खुशी का, बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने, लड़ी थी। तो हसन खान मेवाती का अनुकरण क्यों नहीं कर रहे हो आज? हसन खान मेवाती ने अच्छा काम किया, आपने ऐसा बताया इधर, तो ऐसा आज करो ना। वो तो उन्होंने किया, बराबर किया, उन्होंने किया, बराबर किया। अभी करो ना, आज करो ना। तुम आज की जो आज नहीं कर रहे हो, तो 200 साल पुराना उदाहरण देकर सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। कर सकते क्या अंसारी? आज करने की बात चल रही भाई, आज नहीं हो रहा, ये हमारा कहना है। आपके बुजुर्गों ने ऐसा किया था, अच्छा किया था, सही किया था, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आपके बुजुर्गों का अनुकरण क्यों नहीं कर रहे हो? गलत बात का विरोध करना चाहिए, नाइंसाफी का विरोध करना चाहिए, आज भी करने की जरूरत है। साथियों, एक और बात भी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। बहुत बार जो मुस्लिम्स लोग हैं भाषण करते हैं तो दलित मुसलमानों का इत्तेहाद करने की बात करते हैं। दलित मुसलमानों का इत्तेहाद गलत टर्मिनोलॉजी है, गलत बातें हैं। दलित 15%, मुसलमान 15%, 30%, क्या कर लेंगे 30% से? सोच समझकर बोलना जरूरी है भाई। आया मंसारी? दलित 15%, मुसलमान 15%, 30% हो गया। 30% से कोई सरकार ही नहीं बनी आज तक, और 100% कोई वोट किसी को मिलता नहीं है। हम वामसेप में ये सारा बहुत ज्यादा सोच समझने के बाद एससी और एसटी 22.5%, दलित टर्मिनोलॉजी केवल शेड्यूल कास्ट के लिए यूज होती है, तो एससी और एसटी 22.5% और 15% मुसलमान, कितना हो गया? 37%। तो 37% से भी काम नहीं चलेगा, ये हम लोग मुकम्मल कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए प्लान बनाया एससी, एसटी, ओबीसी, ये तीनों को मिलाकर ये आंकड़ा बनता है 74.5%, और माइनॉरिटी को मिला दो तो ये आंकड़ा बनता है 85%। तो मुस्लिम भाइयों को जो भी स्टेज पर बोलते हैं, वो बोलते वक्त कॉन्शियसली बोलने का अनुरोध करूंगा कि एससी, एसटी, ओबीसी को क्यों छोड़ रहे हैं? मुस्लिम्स लोग बात करते वक्त दलित और मुसलमान, दलित और मुसलमान, अरे तो 30% हो रहा है। हम तो 85% की बात कर रहे हैं। 85% मान लो यहां आपने बोल दिया, यहां बोल दिया, कितना खर्चा आता है उसके लिए? 85 बोलने का ज्यादा खर्चा आ रहा है? तो 30% बोलने को जितना खर्चा आपकी जबान लगाती है, 85% को भी उतना ही खर्चा आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ऐसी कमजोरी क्यों होती है? आइडियोलॉजी की कमजोरी की वजह से ऐसा होता है। क्या करने से क्या हो सकता है, इसका कैलकुलेशन अगर हमें जमीन पर करने की तो बात दूर की बात है, हमें कागज पर भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। अरे पहले कागज पर देखो करके, फिर जमीन पर कर सकते हो। कागज पर करके देखो कि कागज पर ऐसा करने से क्या हम मुकम्मल कामयाब हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसलिए ये 85% का बनाया गया है। ये दलित मुसलमान का इत्तेहाद करने से नहीं होने वाला। ये टर्मिनोलॉजी या ये तरीका जो है, ये स्लोगन गलत है, ये सही नहीं है। ये हमने डिस्कार्ड किया हुआ है। वामसेप बनाने के पहले का ये जुमला है। ये वामसेप बनाने के बाद में ये 30% नहीं 85% को लेकर चलने का मामला है। तो 85% के एरिया में जब हम काम करते हैं तो ऐसे लोग जो है हमारे साथ हैं, काम कर रहे हैं, और उनको साथ में लेकर हम लोग इस बात की लड़ाई आगे लड़ सकते हैं। और ये बात हम लोगों को निश्चित रूप से लड़ना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब देश के नाम संविधान में लिखने का मामला आया तो उन्होंने अंग्रेजी में लिखा इंडिया, और इंडिया का ट्रांसलेशन करके संविधान में लिखा भारत।
तो मुस्लिम्स लोग जब तकरीर करते हैं तो हिंदुस्तान 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 कहते, आरएसएस की बात क्यों करते रहते हो भाई? आरएसएस हिंदुस्तान बनाने में लगा हुआ है और आप पहले ही बना चुके हैं। आरएसएस कोशिश करने के बाद भी नहीं बना पा रहा है। इतना बड़ा संगठन बनाया, 100 साल होने को आ रहा है, मगर वो हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र बना नहीं पाया। मुस्लिम लोग पहले ही बना चुके हैं। कितनी गड़बड़ वाली बात है, मुझे तो डर लगता है। अरे भाई, मैं आप लोगों को बहुत सारा कैलकुलेट करके समझा रहा हूं। लोकतंत्र में चाकू छुरी बंदूक गोली का उपयोग नहीं कर सकते हैं। परिवर्तन के लिए शब्द को हथियार बनाया जाता है, तो कौन से शब्दों का उपयोग करना चाहिए? सोच लो फिर बोलो। पहले सोचो फिर बोलो, क्योंकि शब्द शब्द नहीं है लोकतंत्र में, शब्द हथियार है। तो हथियार की तरह उसका उपयोग और प्रयोग करते आना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान देश का नाम भारत के संविधान में नहीं है। कल अगर आपने हिंदुस्तान कहा और किसी ने आपके ऊपर एफआईआर कर दिया, एफआईआर हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। देश का नाम इंडिया, दैट इज अ भारत। ये पहली लाइन है भारत के संविधान की, इंडिया दैट इज अ भारत। आप इंडिया भी नहीं कहते हो, भारत भी नहीं कहते हो, हिंदुस्तान 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 कहते रहते हो। छोड़ दो, ये नहीं है। ये कोई अगर सरफिरा आदमी निकला वो एफआईआर करेगा तो एफआईआर हो सकता है, ये देश का नाम गलत वो उच्चारण कर रहे। अगर पुलिस वालों ने नोट नहीं किया तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में केस हो सकती है। एक बात कहकर समाप्त कर देता हूं। मुस्लिम लोग कहते हैं भारत देश सबका नहीं है, फिर कहते हैं सबका है। दो बातें होती हैं। मैं कहता हूं ये भारत देश, अगर आप कहते हो, सोचा क्या सबका है, तो फिर ब्राह्मण का भी हो जाएगा ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर इमीडिएट कहते हो नहीं उसका डीएनए विदेशी है। अरे तो सोच समझ कर क्यों नहीं कहते हो भाई? विचार पूर्वक कहना जरूरी है। तो भारत सबका नहीं है, मूल निवासियों का है। कुछ और लोग भी यहाँ रह रहे हैं, वो विदेशी है, ऐसा विस्तार से बोलते आना चाहिए। अगर कोई डर लगने वाली बात है तो जैसे दूसरे लोग हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद डर खत्म हो जाता है उनका, हनुमान चालीसा पढ़ते तो उनका डर खत्म हो जाता है। तो जब भी कोई डर आ जाए इस तरह का, मेरा नाम लेना, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। हनुमान फनुमान का नाम लेने से कुछ नहीं हुआ। मेरा अकेले का नाम लेंगे ना मेरे अकेले का भी नाम लिया तो सारा डर खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो साथियों, आप लोगों को साइकोलॉजिकल वारफेयर देश में चलाया जा रहा है। इसके प्रभाव क्षेत्र में मुस्लिम लोग ज़्यादा है। साइकोलॉजिकल वारफेयर में डर पैदा किया जा रहा है। तो आप लोगों को अपने अंदर से डर निकालना है। तो आपको SC ST OBC के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं तो साइकोलॉजिकल डर खत्म हो जाएगा। हम तो 85% लोग साथ हैं, आपका साइकोलॉजिकल डर जो है खत्म हो जाएगा। अगर समस्या साइकोलॉजिकल है तो इलाज भी साइकोलॉजिकल होता है। अगर समस्या साइकोलॉजिकल है तो इलाज भी साइकोलॉजिकल होता है। साइकोलॉजिकल इलाज बता रहा हूँ, तो उस पर आप अमल करोगे तो ये डर जो है आपके अंदर का ख़त्म हो जाएगा। और जितनी तेज़ी से मुस्लिम्स SC ST OBC के साथ हर जगह जुड़ेंगे तो आपके सिक्योरिटी की और सेफ्टी की जिम्मेदारी मैं गारंटी से आपको बताता हूँ, SC ST OBC के साथ जुड़ोगे, आपकी सेफ्टी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं ऑल इंडिया में। हेलो, धन्यवाद।